उसके बाद थोड़ा खाली एक्सप्लेन किया है। नॉन टॉक्सिक है, IV दो तो बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन, देयरफॉर स्टेज इन द सर्कुलेशन। लिवर मेटाबोलाइज होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% उसका मेटाबॉलिज्म पूरा लिवर से है, तो मतलब और कहीं जाता नहीं है। और इट इज एन आयोडाइड कंटेनिंग डाइट, तो अगर आयोडीन का कॉन्ट्रास्ट है तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी होता है, आयोडीन का एलर्जी है पेशेंट को तो इशू होता है, अदरवाइज इट इज अ वेरी नॉन टॉक्सिक थिंग। ठीक है, तो आईवी देने के बाद हाई डिग्री ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, thereby remaining within normal vascular structure, hepatic metabolism. However, poor photostability, short half-life and concentration dependent aggregation limit the use of ICG in actual clinical practice. ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये एक लाइन में है, ज्यादा टाइम नहीं हो, लास्ट के 2 मिनट हो, कुछ याद नहीं आ रहा हो तो इतना लिख देना खाली। 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। क्लिनिकल एप्लीकेशन मैच्योर डेटा, मतलब यहाँ पे तो ICG यूज करना चाहो तो कर सकते हो। लिम्फ नोड ट्रेसिंग इन गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। लंग कैंसर के अंदर स्टडीज अभी भी आ रही हैं, तो वी आर नॉट श्योर। इंट्राऑपरेटिव असिस्टेंस टू ट्रेस द ट्यूमर, दैट इज आल्सो इन कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, लिवर कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। सर्जिकल मार्जिन का लोकलाइजेशन भी सेम चीज के अंदर, एंड मेटास्टेसिस का लोकलाइजेशन, ये सब इंट्राऑपरेटिव इन लंग, गैस्ट्रिक, कोलोन, रेक्टल एंड लिवर। लिवर याद आ जाएगा, इसमें लिखा नहीं, इसमें ये 3 लिखे हैं, लिवर इसमें याद आ जाएगा क्योंकि पूरा सारा लिवर के ऊपर ही सारा पसारा है इसका। मेलानोमा नहीं दिया इसमें, मेलानोमा, सीए पेनिस, मेलानोमा मेलानोमा के अंदर भी है, इसके अंदर कवर नहीं किया बट है, मतलब डाल सकते हो। वो मेलानोमा के अंदर सेंटिनल नोड और इसके अंदर ही आ जाएगा ना, नोडल डिसेक्शन। तेरा ये इन ट्रांजिट मेटास्टेसिस वाला तू नहीं पढ़ा था शायद, किसने तो पढ़ाया था? अवनीत ने, मैंने रिवाइज किया था। हाँ, तो ये मेलानोमा भी डाल देना। तो जहां जहां भी नोड्स का तुमको है वहां पे सब, यहाँ पे ये सब लिम्फ नोड ट्रेसिंग के अंदर सब आ जाएगा जितना भी तुमको डाल। ठीक है, मेलानोमा, फिनाइल, लंग। ठीक है, फिर इंट्राऑपरेटिव ब्लड फ्लो असेसमेंट टू प्रिवेंट एनास्टोमोटिक लीक एंड ब्लड फ्लो आइडेंटिफिकेशन। एक बात बोलूंगा दिव्यांग, अभी एक सैली करके ओवरी में भी ट्रायल है पर फेल हो गया। हाँ, वो नेगेटिव ट्रायल है ना, पर गायनेक ऑन्को वाले सब में ही आईसीजी यूज करते हैं। गायनेक ऑन्को वालों को ना लिम्फ नोड डिसेक्शन वैसे भी नहीं आता, इसलिए वो लोग अवॉइड करने के लिए सब जगह आईसीजी यूज कर देते हैं। चलो, है कोई गायनेक ऑन्को वाला नहीं है ना यहाँ पे? ठीक, ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, ये ओवेरियन कैंसर आ गया ना, देखो सेली आ गया इसके अंदर यार, ये ना बाद में ना भूल जाएंगे यार। सेली ट्रायल, गैस्ट्रिक कैंसर, लंग कैंसर, FR अल्फा पॉजिटिव कैंसर, ये बाद में आएगा, एक लाइन इसके ऊपर आएगी। एंड टारगेटेड थेरेपीज इन फॉर लिम्फेटिक ट्रेसर, पेरिटोनियल मेड्स, रिकरेंस मॉनिटरिंग, ये लिवर के अंदर स्पेशली इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड थेरेपी ये अगेन अपकमिंग है। फोटो डायनामिक थेरेपी ये हर जगह आ रहा है। फोटो थर्मल थेरेपी भी सेम ही है, डायनामिक और थर्मल सेम ही है। डायनामिक के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिड्यूस होता है और थर्मल के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। कंबाइंड कीमोथेरेपी क्या है मुझे पता नहीं। एंड ये यहाँ पे तुम लिख देना दूसरा, नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो कुछ याद नहीं आया तो मैच्योर डेटा, क्लिनिकल ट्रायल डेटा एंड प्री क्लिनिकल स्टडी, नैनो आईसीजी। ठीक है, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन में लिम्फ नोड ट्रेसिंग में जो अपन ने बोले, कोलोन, ये जीआई के बहुत सारे लिख सकते हो, लिवर लिख सकते हो, मेलानोमा, फिनाइल, लंग। इंट्राऑपरेटिव असिस्टेंस एंड इंट्राऑपरेटिव ब्लड फ्लो असेसमेंट दोनों साथ में लिख सकते हो, इसमें भी जीआई आ सकता है एंड लिवर आ सकता है। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में थोड़ा एसिड डक्ट आइडेंटिफिकेशन और बहुत कुछ है। तो जीआई में आ गया ना इंट्राऑपरेटिव, जितना भी डाल सकते हो डाल दो। एंड मतलब ये 3 कैटेगरी में तुम जितना लिख सकते हो, एटलीस्ट नाम डाल दोगे ना तो एक पेज तो भर जाता है, तो एटलीस्ट 5 में से या व्हाटएवर 3 मार्क का 5 मार्क का जो भी होगा तो 50% तो दे देगा तुम। ठीक है, तो ये बाकी क्या था? हाँ, नॉन टॉक्सिक अनलेस पेशेंट इज एलर्जिक टू आयोडाइड। In the first 10 to 20 minutes after injection, ICG is cleared out of the blood into the bile with a half life of 3 to 4 minutes. ये याद रखना, ये इसलिए याद रखना
क्योंकि लिवर के अंदर एक वो प्री ऑपरेटिव क्लिनिकल असेसमेंट रहता है ना फंक्शनल लिवर स्टेटस के लिए, तो उसमें मैंने डाला बीच में एक R15 स्टडी है, ICG R15, मतलब ICG देने के बाद रेजिडुअल ट्रेसर कितना है 15 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर इट शुड बी लेस देन 10%, मतलब इतना लिवर ने मेटाबोलाइज कर दिया तो लिवर का फंक्शन अच्छा है। 15 मिनट इज 4 हाफ लाइफ, ठीक है। 4 मिनट का हाफ लाइफ पकड़ो तो 4 हाफ लाइफ हो जाती है, मतलब 50% से कम, 25% से कम, 12% से कम, 10% से कम, सो विद इन 10 इट शुड बी लेस देन 10% इन 15 minutes, ये एप्लीकेशन है उसका। However, after the initial period, the rate of clearance decreases gradually. Residual ICG can remain in the blood for more than 1 hour. ठीक है। ICG को एक्साइट करने के लिए 750 से 800 नैनोमीटर का लेजर यूज करते हैं, which is a single laser, मतलब single wavelength light, which allows up to 10 to 15 millimeter of penetration into tissues and avoids autofluorescence from endogenous tissue, क्योंकि ICG का टिश्यू होगा वो 10 से 15 मिलीमीटर तक हर बाजू में फ्लोरेसेंस देगा, तो लोकलाइजेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर तक का मार्जिन भी आपको मिल जाता है ट्यूमर के लिए अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो। और दूसरा इतने एरिया में बाकी के टिश्यूज जो होंगे जो ऑटोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं इस वेवलेंथ पे बिकॉज ऑफ एनी ऑफ देयर ऑर्गेनेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, वो अवॉइड हो जाएंगे क्योंकि ये एक्साइट हो रहा है, तो कंट्रास्ट भी अच्छा मिलेगा। तो ये 2 लाइन समझने के लिए, ठीक है। ये इसमें ना मैंने हर जगह ना ट्रायल्स जहाँ पे नाम लिखा है ना वो सब ब्रैकेट में लिखे हैं, वो जस्ट मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा था, बाकी ये इतने सारे ट्रायल्स याद नहीं रहेंगे अपने को, और याद करने की जरूरत भी नहीं है ICG के अंदर कोई ट्रायल, ठीक है। तो लंग कैंसर, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। Ground glass opacities often are pathologically eventually proven to be early stage lung cancer, and therefore it is becoming increasingly common with more widespread use of अपना imaging studies. So identifying and locating ground glass opacities intraoperatively is a major application of ICG NIR. NIR क्या है? ये अपना near infrared spectrum radiofluorescence in thoracic surgery. इसमें क्या करते हैं, ICG is usually injected in the peritumoral area under CT और electromagnetic navigation bronchoscopy, ये क्या है मुझे आइडिया नहीं है, and then visualized by near infrared spectrum fluorescence imaging system. तो ये किए लंग कैंसर में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज को लोकलाइज करने के लिए एंड उसका ये अपना मैलिग्नेंट पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं ICG। ये तो ट्रायल का नाम है, उसमें लिखा है कि एक ट्रायल क्या था जिसमें इन्होंने बोला कि ये सेफ है, पर वो ट्रायल में वो लोग ने इतना कम ICG यूज किया था 1 मिलीग्राम पर केजी, तो भी उनको सेफ लगा था। However, it was administered IV and not directly in the peritoneal area. Also, एक ये important caveat था, both studies showed that the depth of ground glass opacity from the pleural surface played a considerable role in the ability of fluorescence technology to detect nodules without transecting the parenchyma above the nodule। मतलब अगर लंग के सब्सटेंस के अंदर है तो ऊपर का पैरेंकाइमा जब तक आप थोड़ा सा कट नहीं करोगे आपको वो अच्छे से दिखेगा नहीं फ्लोरोसेंस इमेजिंग के अंदर। और ये एक थोड़ा लिमिटेशन है क्योंकि डीप नोड्यूल्स आपको दिख तो जाएंगे पर उसको आप एक्सरसाइज करके पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं डाल सकते हो जब तक आपको दिखेगा नहीं। तो वो दिखेगा नहीं, कब तक नहीं दिखेगा? जब तक आपको पैरेंकाइमा कट करके थोड़ा सा उसके पास नहीं जाते। दैट इज अ लिमिटेशन, क्योंकि बहुत डीप नोड्यूल्स ICG का आपने देखा 10 से 15 मिलीमीटर का स्प्रेड है फ्लोरोसेंस का, तो बहुत डीप नोड्यूल्स नहीं दिखती है। दूसरा है लंग कैंसर में सेंटिनल नोड्स, ये ट्रायल्स चल रहे हैं। Studies have demonstrated that the feasibility of detecting sentinel lymph nodes after peritumoral injection, but no studies have been able to accurately identify skip metastasis। मतलब आपको N2 स्टेशन में दिख रहा है पर N1 के अंदर नहीं दिख रहा, तो ये लिमिटेशन है उसका। तो लंग कैंसर SLN के अंदर खाली इतना लिखना है, स्टडीज आर ऑनगोइंग, दे आर एबल टू शो सेंटिनल लिम्फ नोड्स इन अर्ली लंग कैंसर केसेस विद पेरिट्यूमरल इंजेक्शन ऑफ ICG, बट स्किप मेटास्टेसिस का अभी तक आइडेंटिफिकेशन सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं हो पाया, तो देयरफॉर ट्रायल्स आर स्टिल अंडरवे। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अपन को ये मालूम है कि ड्यूअल ट्रेसर इज बेटर देन सिंगल ट्रेसर, तो टेक्नीशियम 99 प्लस मिथिलिन ब्लू, ऐसे ये लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि सर्जन्स हु यूज्ड ICG फ्लोरोसेंस इन सिटू टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म SLN इज रिपोर्टेड ऑलमोस्ट अ 94% डिटेक्शन रेट। फायदा क्या है?
दे डज नॉट रिक्वायर अ गामा प्रोब कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रेसर्स जहाँ पे आप ये दोनों यूज करते हैं. एंड दूसरा, कंबाइनिंग आईसीजी एंड अदर ट्रेडिशनल ट्रेसर्स इज मोर इफेक्टिव देन रेडियो आइसोटोप और मिथिलिन ब्लू अलोन. ये तो अपने को पता है कि ये दो टेक्निक ऐड करो तो सुपर एडेड इफेक्ट होता है. तो दो से अच्छा एक से भला दो है, ये तो अपने को पता है. बट रेडियो कैमरा, गामा कैमरा यूज करने का जरूरत नहीं है. आईसीजी नॉन टॉक्सिक है, आईसीजी इजीली अवेलेबल है. But larger randomized studies are needed to confirm these conclusions for especially breast cancer, क्योंकि breast cancer में sentinel lymph node has become very much established और अपन खाली मिथिलिन ब्लू या ये दोनों को यूज करके करते हैं तो उसमें अपन कभी नया डाल रहे हैं तो you have to prove it nicely. फिर आता है कोलोन कैंसर. तो कोलोन कैंसर के अंदर ये एक डायग्राम डाला है समझने के लिए कि यहाँ पे देखो कुछ ऐसा पाल्पेट करोगे तो शायद तुमको नोड मिल जाएगा, पर इफ यू आर इन द एरा ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तुमको यहाँ पे शायद कुछ मिले भी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा खासा ये है ओमेंटम का और मेजेंट्री हैवी है. तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आईसीजी डाल के यू कैन आइडेंटिफाई द लिम्फ नोड्स. सो कोलोरेक्टल कैंसर लिम्फ नोड मेट्स. ICG near infrared imaging for radical colorectal cancer tracing lymph nodes is mostly performed by preoperative colonoscopic injection of ICG into the submucosal adjacent to the tumor at 1 day prior. तो -1 day पे सर्जरी वाले दिन के एक दिन पहले कोलोनोस्कोपी करके, वैसे भी कोलोन कैंसर के अंदर कोलोनोस्कोपी प्लस बायोप्सी ये है एडवाइज्ड है टू रूल आउट बोथ मल्टीपल सिंक्रोनस ट्यूमर्स एंड टू टेक अ बायोप्सी. तो आप वैसे भी कोलोनोस्कोपी करते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो इसमें क्या करना है, ओटी के पहले बस एक दिन पेशेंट को एडमिट करके कोलोनोस्कोप पास करके पेरिट्यूमरल सब म्यूकोजा के अंदर आईसीजी को इंस्टिल करना है. अगर अर्ली केस ट्यूमर है जहाँ पे आप एंडोस्कोपिक रिसेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोलोन रेडिकल रिसेक्शन कर रहे हैं, तो अर्ली केस ट्यूमर के अंदर लिम्फ नोड मेट्स आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हैं विद आईसीजी देन विद मिथिलिन ब्लू और टैटूइंग. ये डिसेक्शन में काम आता है बेसिकली, है ना? सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी नहीं बोल के इसको सेंटिनल लिम्फ नोड डिसेक्शन. यस, सही, यू आर राइट, डिसेक्शन बोलना चाहिए. Okay. In addition, intraoperative ICG angiography could also be used to determine the optimal cutting plane by angiography before colon transection, ताकि anastomotic leaks आपके कम हो जाए. रेक्टल कैंसर के अंदर भी सेम एप्लीकेशन है. उस कोलोन कैंसर के अंदर जो नोड्स थे उसमें इसने बोला जो प्रिंसिपल नोड्स नहीं, जो अपने पेरिकोलिक लेवल 1 नोड्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. और दूसरा, रेक्टल कैंसर के अंदर लैटरल लिम्फ नोड्स इन मिड एंड लोअर रेक्टल कैंसर्स के अंदर आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, तो मिड और लोअर रेक्टल कैंसर के अंदर भी नो द थेरेपी इज फर्स्ट NaCTRT. NaCTRT क्यों देते हैं? टू आइडेंटिफाई, टू स्टरिलाइज द लैटरल फील्ड. बाकी ये लॉन्गिट्यूडनल तो अपन वैसे भी सिग्मॉइड के ऊपर काट रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता. लैटरल फील्ड स्टरिलाइज करने को रेडिएशन पहले दिया जाता है. एंड आईसीजी यूज करके आप लैटरल लिम्फ नोड्स का आइडेंटिफिकेशन एंड सेंटिनल डिसेक्शन कर सकते हो. Unnecessary lateral pelvic lymph node dissection can be avoided if sentinel lymph node navigation can be used for low rectal cancer. ये सारी स्टडीज सब जापान से आई हैं, जापान एंड कोरिया से आई हैं. फिर आता है गैस्ट्रिक कैंसर, बोथ अर्ली एंड लेट. बोथ गैस्ट्रिक कैंसर्स में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर नाउ इन द पिक्चर. सो सेम सिनेरियो. ओपन सर्जरी में आप लिम्फ नोड फिर भी पाल्पेट करके निकाल सकते हो, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पाल्पेशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. मतलब नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन बट इट इज लेस प्रोनाउंस्ड एज हाथ से नहीं करते आप, ये पोर्ट से इंस्ट्रूमेंट से पाल्पेट करते हो, तो ऑब्वियसली सेंसिटिविटी कम हो जाती है आपकी. मोर सो इन रोबोटिक सर्जरीज जहाँ पे आपको स्कोप का टैक्टाइल सेंसेशन भी नहीं आता, आप यहाँ से कर रहे हो तो सब कुछ, एंड खाली विजुअल आपके पास एड रहता है. तो उसके अंदर आपको अगर कोई और चीज मिल जाती है जिससे आप अपनी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, दैट इज ऑलवेज गुड. सो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर लिम्फ नोड मेट्स सेम एज कोलोन कैंसर. एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर यूज ऑफ आईसीजी फ्लोरोस्कोपी अलाउज ऑपरेटर टू इफेक्टिवली डाइसेक्ट मोर नोड्स एंड इफेक्टिवली रिड्यूस द रेट ऑफ नोड डिसेक्शन फेलियर विदाउट इंक्रीजिंग द ऑपरेटिव टाइम एंड पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस. दूसरा लैब गैस्ट्रिक कैंसर सर्जरी के अंदर अगेन मार्जिन्स डिजिटल गैस्ट्रेक्टोमी लैब सबसे पहले मार्केट में आया था, टोटल अभी आ गया है ये कोरिया जापान के ट्रायल से.
तो डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी या टोटल में भी आपको मार्जिन्स का देखना हो तो आप कर सकते हो। पेरी ट्यूमरल इंजेक्ट करो तो आपको सब म्यूकोजली कहाँ तक वो जाता है मिलेगा। तो एक वो है आपका मार्जिन का लेवल डिसाइड करने को, और दूसरा मार्जिन लेवल डिसाइड कर दिया, ट्रांजैक्ट कर दिया, एनास्टोमोस कर रहे हो तो एनास्टोमोस का इंटेग्रिटी देखने को भी आईसीजी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो बोथ। लिवर में प्री ऑप लिवर फंक्शन में, ये प्रॉप नहीं है प्री ऑप है, प्री ऑप लिवर फंक्शन में आईसीजी R15 का टेस्ट होता है एक। जैसे अपना फंक्शनल लिवर वॉल्यूम बाय सीटी करते हैं ना, ऐसा ही आईसीजी के साथ भी फंक्शनल असेसमेंट ज्यादा अच्छे से होता है। इसमें क्या था, क्योंकि आईसीजी मेजरली लिवर में जाता है तो कॉन्सेप्ट ये है, evaluates the hepatic clearance of ICG 15 minutes after IVC, after intravenous administration। तो 15 मिनट कहाँ से है, मैंने बोला ना आपको 3 से 4 मिनट का उसका हाफ लाइफ है, तो 4 हाफ लाइफ से लेस देन 10% होना चाहिए उसका। The safe cutoff is which allows major is around 10%। तो अगर तो इसके इस वैल्यू के ऊपर माकुची लिवर ट्रांसप्लांट में इंसिजन बहुत सारे यूज करते हैं इसके नाम के। तो डिसीजन एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय माकुची गाइड्स द एक्सटेंट ऑफ हेपेटेक्टोमी। इसने क्या बोला, 3 वेरिएबल इंक्लूड करो, असाइटिस, बिलिरुबिन एंड आईसीजी R15। अगर असाइटिस और बिलिरुबिन है 2 से ज्यादा और असाइटिस भी है तो लिवर रिसेक्शन नहीं करना है। इन पेशेंट्स विदाउट असाइटिस, मतलब ये उसने बोल दिया टेक्निकली सीटीपी क्लास उसका खराब हो गया, बी के आसपास, बी या सी हो गया। इन पेशेंट्स विदाउट हेपेटाइटिस, विदाउट असाइटिस एंड नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल्स, उसमें आप फंक्शन लिवर का कैसा है, दैट इज सीटीपी क्लास ए। सारा राड़ा इसी के अंदर है कि सीटीपी क्लास ए के अंदर वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दोज पीपल दैट विल डू बेटर एंड दोज पीपल दैट विल डू वर्स, क्योंकि नॉट ऑल सीटीपी चाइल्ड क्लास ए पेशेंट्स डू इक्वली वेल। ठीक है, तो सारा राड़ा इसी के अंदर है। तो अगर सीटीपी क्लास ए पेशेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस स्टेटस है, नोड्यूल एक ही है, हेपेटेक्टोमी से क्योर होने का चांसेस है, असाइटिस नहीं है, बिलिरुबिन नॉर्मल है, एलएफटीज नॉर्मल है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो उसके अंदर एक आईसीजी का R15 स्टडी करोगे तो उसमें अगर मेजर liver resection should only be performed in patients with ICG R15 less than 10 to 20% and limited resection when ICG is less than 40%. More than 40% ICG अगर रिटेन कर रहा है 15 मिनट के अंदर तो ही इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर लिवर रिसेक्शन। फिर उसका सीटीपी क्लास भले ही अच्छा, उसका लिवर फंक्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, फॉर द रिस्क ऑफ पोस्ट हेपेटेक्टोमी लिवर फेलियर इन चाइल्ड क्लास ए पेशेंट्स। दूसरा है लिवर रिसेक्शन। तो लिवर रिसेक्शन डिटेक्टिंग स्मॉल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई लिवर ट्यूमर्स जो एमआरआई सीटी पे समझो आइडेंटिफाई नहीं होते, या इंट्राऑप अल्ट्रासाउंड आप यूज कर, लिवर रिसेक्शन एंड लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर इंट्राऑप अल्ट्रासाउंड यूज करना ही है, ये गाइडलाइन ही है, गाइडलाइन है रिकमेंडेशन आई डोंट नो, पर करना ही है। तो आईसीजी का भी यूज कर सकते हो। पेरी ट्यूमरल इंजेक्शन किया अगर ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर लिवर के अंदर, तो अगर आपको बाद में पेरी ट्यूमरल इंजेक्शन करके 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद आपने अगर वो नियर इंफ्रारेड कैमरा लगा के देखा तो आप अगर आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स मिल रहे हैं कहीं कहीं पे, तो वो ट्यूमर के ही मेटास्टेसिस है इंट्राहेपेटिक, तो इट इज बेटर टू एक्सरसाइज और इंक्लूड देम आल्सो इन द मार्जिन। सो आईसीजी नेविगेशन कैन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग स्मॉल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई लिवर ट्यूमर्स। डिटेक्टिंग है तो फिर आईवी दे रहे होंगे शायद ये। आईवी दे रहे हैं या मतलब डिटेक्ट नहीं कर पा रहे ना वो, लाइक इमेजिंग में मिल रहा है, हो सकता है आईवी दे रहे हैं, देखना पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ, जस्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू वेल डिफरेंशिएटेड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिखा है, तो ये आईवी दे रहे हैं। ये ना एक दिन पहले बुला के देते हैं, हमारे में एक बार दिया था वो अच्छा। डिसअपेयरिंग लिवर मेट्स था, तो हम लोगों ने एक दिन पहले बुलाया था, आईवी दिया था, अगले दिन आईसीजी करके देखा था, इंट्राऑप तो मिल गया था लिवर डिसअपेयरिंग लिवर मेट्स। अच्छा, बढ़िया, ओके। उसके बाद 2 मेटा एनालिसिस उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आईसीजी गाइडेड लैप्रोस्कोपिक हेपेटेक्टोमी एंड had lower complications, shorter hospital stay and surgical duration, less intra-op blooding, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको कहाँ तक रिसेक्ट करना है। Studies have also shown that subcapsular liver tumors can be identified through the accumulation of ICG after pre-op IV दे रहे हैं, बराबर है, IV injection in cancerous tissue of the HCC, क्योंकि well differentiated tumors का ये है आईसीजी उसमें ज्यादा जाता है। उसके अलावा there are studies which are coming up to detect whether recurrent hepatic tumors
including extrahepatic tumors that cannot be identified by routine USG or scans, could be detected by this novel imaging modality during laparoscopic hepatectomy. These studies have demonstrated that ICG does have a potential. ICG could also determine the positive residual margins and जैसे अवधीत ने बोला undiagnosed lesions and improve both the integrity of resection, radicality and intra-op staging. अभी नया ICG is also coming into hepatoblastomas. अभी आपके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आते हैं. तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? फार्माकोलॉजी पढ़ लिया. लंग कैंसर में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी का डिटेक्शन, लंग कैंसर में लिम्फ नोड्स का डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर में लिम्फ नोड्स का डिटेक्शन, कोलोन कैंसर में सेंटिनल लिम्फ नोड्स को आइडेंटिफाई करना, कोलोन कैंसर में पोस्ट ऑप एंड एनास्टोमोटिक लीक प्रिवेंट करने के लिए वास्कुलरिटी आइडेंटिफाई करना, रेक्टल कैंसर में लैटरल लिम्फ नोड्स आइडेंटिफाई करना, अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर लिम्फ नोड आइडेंटिफाई करना, एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर रिसेक्शन मार्जिन्स एंड लिम्फ नोड आइडेंटिफाई करना, लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर मार्जिन्स आइडेंटिफाई करना, लिवर के अंदर प्री ऑप फंक्शनिंग टेस्ट इन चाइल्ड क्लास ए पेशेंट्स, लिवर रिसेक्शन के अंदर टू डिटेक्ट स्मॉल डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई लिवर ट्यूमर्स, लिवर रिसेक्शन के अंदर to identify subcapsular tumors, recurrent hepatic tumors and margins to include, वही margin यानी ये वाला point, ये वाला ही आ गया आपका साथ में, and to detect hepatoblastomas. Future prospect में अपन मैं कहता हूँ ना वो ये FR alpha. So FR alpha is something that is expressed more in cancers. ये उन्होंने identify किया है. So OTL38 is a folate ICG like conjugate to folate receptor alpha. Upon excitation, it emits light with near infrared spectral wavelength, which can be detected from the tumor tissue with an appropriate camera system. जो ICG के अंदर यूज किया था वो यूज करना है, क्योंकि ये it is like ICG. तो ये हुकस्टीन वालों ने सिंथेसाइज किया और उन्होंने वैलिडेट किया humans के अंदर. Since then, several teams have begun phase 2 and 3 clinical drug studies related to OTL38. ये line important है. Several previous studies have demonstrated overexpression of folate receptor alpha in various tumors such as ovarian, lung, breast, and kidney cancers, and clinical studies related to OTL38 have also been more frequently performed in these cancers. ठीक है. दूसरा आपका नैनो मेडिसिन. तो नैनो मेडिसिन अपन ने पढ़ा था बीच में. नैनो पार्टिकल्स के ऊपर ये लोग बहुत कुछ चीजें कोट करके या नैनो पार्टिकल्स को बहुत सारे अपना हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के ऊपर कोट करके और नैनो पार्टिकल्स के ऊपर आप अच्छे टारगेट रिसेप्टर्स लगा के ट्यूमर के अगेंस्ट के एंटीजन के टारगेट रिसेप्टर लगा के ट्यूमर के ऊपर लोकलाइज कर सकते हो. इस नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करते वक्त अंदर अगर आपने कोई ऑटोफ्लोरेसेंस डाई डाल दिया या फोटोडायनामिक थेरेपी वाला डाई डाल दिया जिसको आप लेजर से एक्साइट कर सकते हो या देख सकते हो, बोथ डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, तो इट हैज ऑल दीज एप्लीकेशंस इन ऑन्कोलॉजी. ठीक है. तो ये बस वो 6 पॉइंट नैनो टेक्नोलॉजी के नोट्स है ना, उसमें अगर उसमें ज्यादा याद नहीं रहे तो ये 5-6 पॉइंट लिख सकते हो. नैनो पार्टिकल्स कैन बी फंक्शनलाइज्ड बाय बायोमोलिक्यूल्स इनेबलिंग देम टू टारगेट ट्यूमर टिश्यू and therefore localize the lesion. So this can target and localization can be both diagnostic if you are using an image system, and it could be therapeutic if you are using a therapy system. Nanoparticles can themselves be surfacey. Nanoparticles, you have to realize they are synthesized. So if you are synthesizing something on a nanoparticle scale, then you can obviously make changes and add things and remove things also from these particles. So they can be surface modified, wrapped or formulated to overcome problems of solubility, जैसे मैंने बोला आपको, या stability. Nanoparticles have novel physical properties such as near infrared fluorescence imaging and photoacoustic imaging, which can be used for biological imaging. They consist of thousands of substances with high surface area and thus can have higher therapeutic loads. Chemotherapeutic drug का concentration बढ़ा सकते हो आप and kill tumor tissues more severely. They can effectively accumulate at tumor sites both through active targeting and passive targeting. मतलब आपने उसका solubility ऐसा बनाया है कि वो उस तरफ ज़्यादा जाएगा, और active targeting मतलब आपने receptors ऐसे लगाए हैं कि वो उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा. So nanoparticles can be conjugated with ICG. ठीक है. So nanoparticles conjugated with ICG possess novel physical properties of ICG such as near infrared imaging
and can be used for bioimaging to target tumor tissue and localize the target lesion. यही सेम चीज आप फोटोथर्मल थेरेपी में भी कर सकते हो। तो फोटोथर्मल मैंने आपको बोला क्या होता है, उसको एक्साइट, जो भी अपन ने कहा था सब्सटेंस, एक सब्सटेंस अपन ने दिया जो लाइट से एक्साइट होता है, उसको अपन ने आईवी दिया और उसको ऐसा बनाया कि वो एक ही ट्यूमर या स्पेसिफिक टिश्यू में जाके अक्यूमुलेट होगा। फिर वो टिश्यू में जाके वो अक्यूमुलेट हो गया तो उस टिश्यू में आपने लाइट मारा, वो लाइट से या पूरे बॉडी में लाइट मारा पर वेवलेंथ ऐसा रखा कि वो सब्सटेंस एक्साइट होगा। वो सब्सटेंस एक्साइट होगा तो जो ऐसा थेरेपी रिलीज करेगा या फिर लाइस होके अंदर का मटेरियल रिलीज करेगा या फिर खुद का रेडिएशन रिलीज करेगा। जो रेडिएशन या लाइट या थेरेपी ड्रग जो भी आजू बाजू के टिश्यू को, दैट इज इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द टिश्यू इटसेल्फ, इन द टारगेट टिश्यू, उस टारगेट टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा या दिखाएगा। दिखाएगा मतलब डायग्नोस करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा मतलब थेरेपी करेगा। तो ये थर्मल एनर्जी से हो रहा है या एक्साइटेशन से हो रहा है, ये दोनों में खाली इतना ही फर्क है, बाकी दोनों हैं चीजें सेम, कॉन्सेप्ट सेम है। So when ICGs reconstitute with antibodies against the EGFR receptor, it can specifically bind to this receptor on the surface of tumor cells, and then ICG directed phototherapy mediates tumor cell apoptosis through laser light specific wavelengths, and the efficiency is as high as 90 to 100%. So nanoparticle targeted photothermal therapy can effectively ablate tumors by inducing necrosis and apoptosis. Photothermal works by photothermal agents which absorb light and convert it into heat energy when exposed to some particular wavelength of light. When photothermal is applied, tumor cells undergo phenomena such as enzyme release and lysis and cytolysis, leading to cell necrosis, initiation of protein denaturation, and subsequent triggering of cancer cell death. ICG is also a photosensitizer with excellent photothermal conversion efficiency when exposed to single wavelength of near infrared light. तो आपके तीन फ्यूचर एप्लीकेशन हो गए, nanoparticles with ICG, photodynamic therapy and photothermal therapy which can also be increased in efficiency with ICG, and दूसरा आपका हो गया ये OTL38 which is a folate receptor alpha also expressed in many tumors, उसके against ICG like substance, it is an ICG like substance, so that is also property। तो ये उसका conclusion। तो हर एक में अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड उसके पहले अभी के यूजेस, और कुछ याद नहीं आए तो ये टेबल जरूर बनाना। उसमें अपन ने जैसे बोला सारे GIT, उसमें इसोफेगस भी बोला। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन, मैच्योर डेटा, क्लिनिकल ट्रायल्स डेटा एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज, उसमें टारगेटेड थेरेपी दैट इज फोटोडर्मल, नैनो पार्टिकल एंड OTL8, तो ये क्लिनिकल ट्रायल में आ गया। एंड टारगेटेड डायग्नोसिस, थेरेपी जो करेगा वो डायग्नोसिस भी करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, सही है। इसमें अपन वो भी डाल सकते हैं अपना फ्लैप, वेस्कुलरिटी, पैराथायराइड। हाँ यस, फ्लैप और फ्लैप भी डाल सकते हैं, राइट। lymphovenous anastomosis। हाँ, इतना शांत हो के ना दिमाग अपना बस एग्जाम में चल जाए तो एग्जाम में ना प्रॉब्लम ये होता है कि 10 पॉइंट लिखे तो यार दो ही याद आ रहे हैं, क्या करें। हाँ ये भी। मैं तो सोते हुए सुन रही हूँ ना, दिमाग ज्यादा चल रहा है। बराबर वाला कैराइनल वाला आप जो बोल रहे हो, ठीक है। तो राइट लंग में पहले देख लेते हैं। ये राइट मैन ब्रोंकस है ही, पता है अपने को, रेड वाला। देन फर्स्ट ये आ जाता है राइट अपर लोब का, दिस राइट अपर लोब से फिर ये डिवीजन जो कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब जैसे इसका एक ट्रिक अपन पढ़ेंगे अभी, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज एपाइकल, ये ऊपर जो जा रहा है ना। सेकंड पोस्टीरियर, पीछे वाले को ही पहले नंबर दे रहे हैं। सबसे पहले ये आया, ऐसा डिवाइड किया, फर्स्ट ये आया तो इसको 1 नंबर, फिर पीछे वाले को 2 नंबर। ये क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट। फिर आगे आ गए 3 नंबर, 3 नंबर इज एंटीरियर सेगमेंट। फिर इंटरमीडियस आ गया, ठीक है, ये इंटरमीडियस है, इंटरमीडिएट ब्रोंकस। अगेन फिर ये आया इधर मिडल लोब वाला, ठीक है। अब मिडल लोब में ये जो है ग्रीन वाला मिडल लोब का, मिडल लोब से फिर इन्होंने लेटरल और मीडियल 2 बना दिए, ठीक है ना। तो इधर आ रहा है जो पीछे ये वाला, ये 4 हो गया। वो पीछे वाले के पास पहले जाते हैं 4, फिर इधर आ गए मीडियल 5, ठीक है।
तो 5 हो गए। इसके बाद आता है अपना लोअर लोब का ब्रोंकस। लोअर लोब ब्रोंकस में सबसे पहले आया सुपीरियर, तो ये 6 है। सुपीरियर के बाद फिर ये मतलब ऐसा 3D में तो आइडिया लगेगा अपने को, 2D इमेज में आइडिया नहीं लगेगा। तो ये बेसिकली मीडियल है, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। मीडियल, फिर ये एंटीरियर, ये अपने को एंटीरियर क्योंकि वो आगे की तरफ 3D में रहता है। लेटरल, दिस लेटरल, और ये सबसे नीचे पोस्टीरियर। ठीक है, तो राइट साइड अपने को पता है 3 लोब होते हैं, तो मेन ब्रोंकस, इंटरमीडिएट ब्रोंकस और फिर लोअर लोब ब्रोंकस। मेन से पहले अपर लोब का निकल जाएगा, इंटरमीडिएट से मिडल का निकलने के बाद वो लोअर लोब बच जाएगा बस। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक है ये वाला, ए पाम सीड मेक्स अनदर लिटिल पाम। ये एक साइड से उठाया मैंने, ए पाम सीड मेक्स अनदर लिटिल पाम। ठीक है, ए इज अपाइकल, पी पोस्टीरियर है ना, ए एंटीरियर है। बस एल और एम ये याद रखना, ये अपने मिडिल लोब वाले हैं, मीडियल और लेटरल। तो बाकी जो बच गए वो सारे लोअर लोब के। ठीक है, तो इधर इसी में देख लेते हैं, ए पाम सीड वाला पूरा। ए फॉर ये हो गया अपाइकल, पाम पी, पी इज पोस्टीरियर, ए पाम पे पी है एल एम। ठीक है, तो पी हो गया, ए हो गया, एल इज लेटरल, एम इज मीडियल। ठीक है, ये मिडिल लोब का है। ये पाम सीड, सीड का एस ले लिया, सुपीरियर सेगमेंट, मेक्स में एम ले लिया मीडियल, अनदर में ए ले लिया एंटीरियर सेगमेंट, लिटिल पाम, लिटिल का एल ले लिया लेटरल, एंड 10 पोस्टीरियर का पी, लिटिल पाम का पी ले लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक से याद रह जाएंगे अपने को। बेसिकली अपने को याद इतना रखना है कि 3 लोब होते हैं, वो पता भी अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लेफ्ट साइड में तो 3 लोब होते नहीं है, तो यहाँ पर जैसे उधर 10 हो गए ना, 10 सेगमेंट, तो इधर भी इन्होंने कैसे तैसे 10 बना दिए। जैसे ये मैन बनाया, मैन के बाद ये अपर लोब का ब्रोंकस निकल गया। अपर लोब वाले में अब इन्होंने सिर्फ इसी को काउंट नहीं, इनके डिवीजन को काउंट करना शुरू कर दिया, टोटल 10 ही बना दिए इसमें भी। ठीक है, तो इसमें अब ये जो आया अपर लोब का फिर ये डिवाइड हो गया, इसमें भी जो डिवीजन हो गए उनको जाके इसने नंबर दे दिए 1 और 2, और बोल दिया अपाइको पोस्टीरियर है। ये अपाइकल हो गया, अपाइको पोस्टीरियर नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो 1 2 हो गया। थर्ड हो गया एंटीरियर। ठीक है, फिर इसका मिडिल लोब तो होता नहीं, तो ये लिंगुलर एक होता है इसमें, लिंगुलर। इस लिंगुलर में 2 बना दिए, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, वैसे इनको नंबर दे दिए 4 5। फिर वापस आ गया नीचे लोअर लोब, तो लोअर लोब में तो वैसे ही है, सुपीरियर। ठीक है, और वो सीक्वेंस है बस नीचे वाला सीड वाला वो जो ट्रिक था अपना, ऑलमोस्ट वही है, सीड मेक्स अनदर लिटिल पाम, वही सेम है लोअर लोब। लोअर लोब दोनों तरफ सेम है, सिर्फ अपर में डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी इसका ट्रिक मैंने देखा तो ये एशिया एलपीएस इससे पर सीक्वेंस नहीं बैठ रहा था, तो एक जुगाड़ का ट्रिक बना लिया। वो अच्छा लगे तो वो भी रख सकते हैं कि इधर इतना तो सेम है जैसे उसमें अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना, इतना सेम है दोनों में। दिस ये मैंने कल ध्यान नहीं दिया, अभी दिया। ओके, तो मैंने जो ट्रिक बनाई थी, एपिक एएसआई सर्जन मैक्स से एलपी निडल, एक एएसआई सर्जन ने एलपी निडल बनाई है, उस पे अपनी ट्रिक है। एपिक इज एपाइको पोस्टीरियर, एएसआई में एंटीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, ये लिंगुअल है दोनों, सुपीरियर इंफीरियर। फिर वही सेम है, सर्जन सुपीरियर, मेक्स मीडियल, ए एंटीरियर, एलपी में लेटरल आ गया, पोस्टीरियर आ गया। ठीक है, ये पोस्टीरियर के ये हो गए। ये सीक्वेंस वाइज अपने को याद रखने पड़ेंगे, इसलिए ये सब जरूरी है। ठीक है, अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड स्लीव रिसेक्शंस ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। तो सबसे पहली बात तो जो पहली लाइन ही पढ़ी उसी में एकदम ऐसा हो गया कि अपन स्लीव रिसेक्शन जनरली समझते ट्रेकियोब्रोंकियल, ये बोल रहा है वेस्कुलर भी स्लीव में आएगा। सो इसका डेफिनेशन है, एनाटॉमिक रिसेक्शंस विद ब्रोंकियल एंड और वेस्कुलर रिसेक्शंस एंड रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड स्लीव रिसेक्शन।
ठीक है, तो स्लीव में दोनों आएंगे, ब्रोंकियल भी और वेस्कुलर भी। क्या फायदा है इसका? दिस टेक्निक एनेबल्स अवॉइडेंस ऑफ न्यूमोनेक्टमी, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ केसेस। कैराइनल है तो करना भी पड़ सकता है कई बार, ठीक है। तो अपने को पेरेन्काइमा बचाने का ट्राई करना था, क्योंकि न्यूमोनेक्टमी के बाद मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ज्यादा थी। इवन मैंने काफी ट्रायल्स में तो ऐसे बोल दिया, न्यूमोनेक्टमी इटसेल्फ इज ए डिजीज, है ना। इससे इतना चेंज हो जा रहा है फिजियोलॉजी और सब, मीडियास्टिनल शिफ्ट वगैरह, तो खुद वो मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा रहता है उसमें। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर ट्राई हुए, तो उसी में ही आ गया, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट, ये तो पढ़ लिया हमने। डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ स्लीव रिसेक्शन देखते हैं अब। स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? स्टैंडर्ड स्लीव रिसेक्शन इज डिफाइंड जब अपन एक लोब निकालेंगे एज ए सर्जरी टू रिमूव वन लोब एंड ए पार्ट ऑफ द मैन एयरवे या ब्रोंकस, जो भी हो, इंटरमीडिएट भी हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो मतलब वन लोब एंड ब्रोंकस, अगर वन लोब निकालेंगे, सॉरी, वन लोब एंड ब्रोंकस प्लस ब्रोंकस, तो उसको बोलेंगे स्लीव, ठीक है। उसके बाद एनास्टोमोसिस तो करना ही है। नाउ स्लीव रिसेक्शन कैन बी डिफाइंड एज ऑटो ट्रांसप्लांटेशन फॉर साल्वेज ऑफ द रिमेनिंग हेल्दी लंग पेरेन्का। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि ऑटो ट्रांसप्लांटेशन है ये, क्योंकि अपना ही लंग वापस लगा रहे हैं बचा हुआ जो हेल्दी लग रहा है। सेम प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डन एट द लेवल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, उसको बोलेंगे ब्रोंकोवेस्कुलर स्लीव रिसेक्शन या डबल स्लीव रिसेक्शन, ठीक है। ब्रोंकस भी निकाल रहे हैं, वेस्कुलर भी है, पर है वो भी स्लीव रिसेक्शन। उसके बाद आ गया एक्सटेंडेड। जब इसमें सक्सेस मिल गया तो एक्सटेंडेड स्लीव आ गया। फिर एक्सटेंडेड स्लीव में क्या, एयरवे बढ़ जाएगा। एज इट इज डिफाइंड एज ब्रोंकोप्लास्टिक प्रोसीजर विद रिसेक्शन ऑफ मोर देन वन लोब, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड में था वन लोब, एक्सटेंडेड में आ गया मोर देन वन लोब। इन टर्म्स ऑफ एडिशनल वेज रिसेक्शन कर दो, इवन सेगमेंटेक्टमी कर दो एट द रिमेनिंग लोब्स, ठीक है। तो मोर देन वन लोब प्लस ब्रोंकस, इट विल बी एक्सटेंडेड। तो अकॉर्डिंग टू ओकाडा एंड बार्थेट, एक्सटेंडेड स्लीव रिसेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो इन्होंने अपने अपने टाइप, मतलब बेसिकली देखें तो कितने भी टाइप बना सकते हैं इसमें, पर उनको जो मेजर लगे उन्होंने अपने टाइप बना दिए पहले, ओकाडा ने। क्या टाइप बना दिए इन्होंने, ये देख लेते हैं इसमें अपन। अपर लोब और लोअर लोब, इन पे बात करी इन्होंने मेन, क्योंकि दोनों साइड में मिडल लोब होता नहीं है, ठीक है। तो अपर लोब और लोअर लोब लेके चलिए। तो अपने को पता है एक्सटेंडेड है तो एक से ज्यादा लोब निकलेंगे, ठीक है। तो अपर लोब हो गया। अब राइट साइड लंग में जब ये आए तो इन्होंने बोला कि मिडल लोब भी निकालेंगे साथ में, ठीक है। तो राइट साइड में जब अपर और मिडल लोब निकाल दिया, इसको टाइप ए बोल दिया, ठीक है। राइट, अपर एंड मिडल, ठीक है। और बचा हुआ एयरवे उसको जोड़ना ही है, ठीक है। बचेगा क्या, मिडल और अपर निकाल देंगे तो मेन जो भी एयरवे बचा उसको लोअर लोब के ब्रोंकस से जोड़ेंगे। ये हो गया टाइप ए। दूसरा ये बोले कि लेफ्ट साइड में जब आएंगे तो लेफ्ट साइड में तो मिडल लोब तो है नहीं, तो उसमें हम सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब निकाल देंगे। सुपीरियर सेगमेंट जो आ रहा था सबसे ऊपर ही आ रहा था, ये इधर, ये 6 नंबर, ठीक है ना। ये 6 नंबर बार बार आएगा दोनों तरफ, तो ये तो ऊपर ही आ रहा है ना। तो इसको अगर निकालेंगे तो हम इसको टाइप भी बोलेंगे, इसको टाइप भी बोल दिया। अरे राकेश, हाँ भाई, एक मिनट दिखाना डायग्राम वो ऊपर वाला। मेरे को इसमें खाली एक बात समझा कि जैसे अपन न्यूमोनेक्टोमी तो अपन जब करते हैं, न्यूमोनेक्टोमी करते हैं जब, हाँ तब तो अपना प्राइमरी ब्रोंकस से ही कट करना पड़ता है अपने को पेडिकल सब कुछ। हाँ हाँ और लोबेक्टोमी करते हैं तब फर्स्ट सेकंड ऑर्डर से कट करेंगे, बराबर ना। हाँ। तो यूजुअली तो स्टेपल या सिल्क से टाई ओवर रन करते हैं ना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि स्लीव रिसेक्शन मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। स्लीव का मतलब जैसे इंडिकेशन क्या रहेगा? हाँ, जैसे ब्रोंक मान ले, कहीं का भी मान ले, इसका लोब का है और इधर घुस गया, ठीक है। या इधर का इधर घुस गया, कहीं का किधर घुस गया, ऐसे लोकली एडवांस केसेस में। मतलब लोबेक्टोमी के ऊपर थोड़ा सा तुमको निकालना पड़े तो इसमें सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट भी आता है, जितना मुझे याद है ना, कि लगा लो अगर सेंट्रल मतलब आगे वाले सेगमेंट्स फ्री हैं, लगा ले सेकंड ऑर्डर सेगमेंट्स फ्री हैं, जहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है वो इन्वॉल्व है, तो वो एरिया निकाल के आप बाकी सब जोड़ सकते हो एक दूसरे के साथ। अच्छा, मतलब
रूटीन लोबेक्टोमीज के अंदर मार्जिन के हिसाब से लोबेक्टोमी करो आप, तो उसमें तो स्टेपल मारते हैं, पर जैसे अगर ये उसी ब्रोंकस को लोकली एडवांस्ड होके वो चिपक रहा है या उसके बहुत पास है तो उसमें स्लीव लगेगा तुम्हारा बेसिकली। हाँ, जो मेन ब्रोंकस इन्वॉल्वमेंट पढ़ते हैं ना अपन स्टेजिंग में, हाँ हाँ हाँ, मान ले इधर का ट्यूमर है, आके इधर बैठ गया, या जैसा उसने बताया, मतलब बहुत सारे टाइप आएंगे इसमें, आगे आएंगे। तो अभी आइडियली देखें तो इसको न्यूमेनेक्टमी करना पड़ेगा, हाँ, पर ये फिर कुछ स्लीव के ऑप्शन देके कि बचाओ लंग को, ऐसा। ठीक ठीक, ओके। ठीक है, तो अपने टाइप हो गए दो, ए और बी। ठीक है, ए क्या था? ए था कि अपन अपर लोब निकालेंगे, राइट साइड में मिडिल भी निकाल देंगे, लेफ्ट साइड में सुपीरियर सेगमेंट निकाल देंगे लोअर का। फिर आया तो इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया ना, इधर अपन ने पढ़ा राइट लेफ्ट, तो अभी है लेफ्ट राइट, ये याद रखना है ना, ये गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेफ्ट राइट। लोअर लोब में आए अपन, फिर ये बोल रहे हैं कि लोअर लोब है और लेफ्ट साइड में अगर हम लिंगुलार सेगमेंट निकाल देंगे, लिंगुलार जो थे ना 4-5 वाला सुपीरियर इंफीरियर, वो अगर निकालेंगे तो टाइप सी बोलेंगे। तो याद करने का कोई लॉजिक नहीं है इसे। ठीक है, लोअर लोब के साथ अगर लिंगुलार है तो उसको टाइप सी बोलेंगे, और राइट साइड में अगर मिडल निकाल दें, तो राइट साइड में तो मिडल अवेलेबल है हमेशा, तो लोअर एंड मिडल निकाल देंगे तो टाइप डी हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ए और डी, है ना। उसमें अपर एंड मिडल था, इसमें लोअर एंड मिडल है। ठीक है, तो बेसिकली ए एंड डी राइट लंग के लिए है और बी एंड सी लेफ्ट लंग के लिए है। ठीक है, ये हो गया ओकुडे के टाइप। ओकाड़ा था। ओकाड़ा के बाद ये आता है, इन्होंने खुद ने भी जब आर्टिकल लिखा कि हम भी प्रपोज करेंगे, तो इन्होंने टाइप ई प्रपोज कर दिया कि हम भी एक एक्सटेंडेड बताते हैं। इन्होंने बोला कि एन ब्लॉक रिसेक्शन ऑफ मिडल लोब एंड सेगमेंट 6 एज वेल एज एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रोंकस इंटरमीडियस एंड द बेसल सेगमेंट। मतलब ये इंटरमीडिएट के लेवल पे आ गए कि तुम ऊपर नीचे की बात कर रहे हो। सॉरी, ये जैसे है, तो अब कि हम ये निकालेंगे, इधर इंटरमीडिएट को निकालेंगे। ठीक है, इसको इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने खुद का टाइप दे दिया। ठीक है, तो अपने को ये लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आया एक वोग याद रख लेते हैं, वोग मोइकॉफ। इन्होंने फर्दर पॉसिबिलिटीज बता दी। क्या बताई? कि लोबार ट्रांसपोजिशन इन टर्म्स ऑफ डबल स्लीव अपर बाइलोबेक्टोमी with additional anastomosis of the inferior pulmonary vein to the place of superior। मतलब अभी अपन पढ़ रहे थे कि ब्रोंकस आर्टरी डबल हो गया, इसने बोला कि वेन में क्या दिक्कत है, वेन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन भी ऐड कर दिया इसने। फिर तीसरा एक ये भी बोला ये कि ज्यादा अंदर में दिक्कत आ रही है तो लंग बाहर निकाल लो, फिर जो बच रहा है जैसे जैसे बच रहा है जोड़ के वापस लगा दो। तो ये न्यूमोनेक्टमी फॉलोड बाय एक्स सिटू स्लीव रिसेक्शन एंड ऑटो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। मतलब जो भी अपन सोच सकते हैं वो सारा वही है, बस इसको लैंग्वेज देना है। ठीक है, इन सम केसेस आइसोलेटेड ब्रोंकियल स्लीव रिसेक्शन विदाउट द लॉस ऑफ लंग पेरेन्काइमा आर इंडिकेटेड एंड फिजिबल। जैसे सेंट्रल कैराइना का कुछ कार्सिनोइड है, वो है, उसमें अपन लंग का कुछ पेरेन्काइमा नहीं निकाल रहे, जस्ट ब्रोंकस को ही कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। Most common indication is carcinoid tumor, but other malignant or benign tumors as well as trauma भी it can be like trauma ऐसे present करेगा तो अपन उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो most common resections are as follows: resection of right main bronchus and end-to-end anastomosis between the distal trachea। ये carinaal जो अपन आगे देखेंगे ना उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना है कि अपन ने अब तक अपन ने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में अपन एक लोब निकालते हैं और ब्रोंकस निकालते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड आया, मोर देन वन लोब प्लस ब्रोंकस। ठीक है, और डबल भी अपने को पता है, डबल में ब्रोंकस या मतलब लंग टिश्यू प्लस आर्टरी। उसके बाद वोग ने बोल दिया कि और भी टाइप हो सकते हैं, वेन का भी कर दो, और या फिर पूरा लंग बाहर निकाल के और उसमें आप काट छांट करके जो बच रहा लगा दो। ये हो गया। उसके बाद इनका है कि अपना लंग पेरेन्काइमा कहीं नहीं है, सिर्फ ब्रोंकस, ओनली ब्रोंकस है तो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, स्लीव रिसेक्शन, तो वो ब्रोंकियल स्लीव रिसेक्शन हो जाएगा, तो वो भी फिजिबल है।
उसके फिर इन्होंने अलग अलग टाइप बता दिए, वो अपन आगे देखेंगे एक डायग्राम में। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। इसका एक ये देख लेते हैं पहले, है ना। तो ये अपन ने जो टाइप पढ़े वही है बेसिकली, जैसे इतना क्लियर इसमें नहीं दिख रहा होगा, इस ऐसा ही था आर्टिकल में भी। जैसे इधर से इन्होंने अपर लॉग और ये बीच का ये निकाल दिया ना, बीच का निकाल के हटा दिया, बचे हुए को जोड़ दिया आपस में। ठीक है, इधर ये कट दे दिया, ये कट दे दिया और वाई शेप में इसको जोड़ दिया। तो ये सब जो टाइप पढ़ा अपन ने पढ़े वही सब टाइप है। ठीक है, और ये जी और एच कैराइना के, तो ये अलग से अपन देख लेंगे। ये कोई क्लासिफिकेशन का नहीं, वो जस्ट इमेज के बेस पे इन्होंने टाइप बताए अलग अलग। क्लासिफिकेशन अपने को वही याद रखना है, ओकाडा। सेंट्रल का अलग से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ है। मान लो इधर का ट्यूमर है, तो ये सब अपर का निकल गया इसके साथ, इधर से कैराइना वाला पूरा हिस्सा निकाल दिया, और ये बचा इसका, क्योंकि अब डायमीटर का डिफरेंस है, इसका ट्रेकिया का ज्यादा है, इसका कम है, तो इसने लेफ्ट मेन ब्रोंकस में घुसा दिया इसको ले जाके। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा है कि लोअर बच ही नहीं रहा है, मतलब नीचे तक डिजीज है, इधर कुछ नहीं बच रहा है, न्यूमोनेक्टमी लग रहा है, तो इन्होंने काटा सीधा और जोड़ दिया। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पर इसमें न्यूमोनेक्टमी करना पड़ेगा। तीसरा ऐसे अपोजिट, उधर लेफ्ट साइड का है तो पूरा काट के जोड़ दिया। मतलब ऐसे काफी तरह के टाइप हो सकते हैं, ये कैराइनल डिसेक्शन में आ जाएंगे अपने। ठीक है, अब है पेशेंट्स विद सेंट्रली लोकेटेड लिमिटेड डिजीज लंग कैंसर और अदर एंटिटीज इन्वॉल्विंग द कैराइना कैन स्टिल बी कैंडिडेट फॉर सर्जरी, ये अपन ने देख लिया। In this cases, the dissection of the distal trachea, including carina and reconstruction of the trachea main bronchus is necessary for a complete resection, so-called sleeve pneumonectomy. ठीक है, पूरा लंग निकलेगा तो sleeve pneumonectomy हो जाएगा, है ना। To avoid anastomotic tension, the limit of resection between the distal trachea and main bronchus is considered to be 4 centimeter. तो ये अपने को ध्यान रखना, 4 सेंटीमीटर है ना। 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर वो टेंशन में रहेगा, दिक्कत आएगी। जैसे अपन सोचें कि ये ट्यूमर है, इतना काट के इसको जोड़ देंगे, पर ये मोर देन 4 हो गया तो फिर दिक्कत देगा, फिर अपना खींचतान के कर भी देंगे तो लीक हो जाएगा, और लीक इज मोर डेंजरस। न्यूमोनेक्टमी से भी डेंजरस एयर लीक है इसमें, कैराइनल में। ठीक है, ओके। तो इंडिकेशंस क्या है? लंग कैंसर्स और मेटास्टेटिक हाइलर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लोबार ब्रोंकस एंड और the pulmonary artery are the most common indications. ठीक है, बड़े नोड हो या फिर उधर का ही ट्यूमर हो, वो अगर इन्वॉल्व कर रहा है लोबार ब्रोंकस को या फिर पल्मोनरी आर्टरी को, then we can do sleeve resection. It can also be necessary to perform a sleeve resection in case of pulmonary metastasis, benign tumor as well, trauma. ये सब में कर सकते हैं। ठीक है ना, पोस्ट ट्रोमेटिक, इन्फ्लामेटरी, जहां भी अपने को लग रहा है पेरेन्काइमा बचाना है उधर कर सकते हैं। प्री ऑप असेसमेंट सेम ही रहेगा, ब्रोंकोस्कोपी एक्स्ट्रा करके देखना है, बाकी लंग वाला जो अपन पढ़ते हैं सारा वही है। ठीक है, इसके साथ अपने को देखना है कि एनास्टोमोसिस पे टेंशन तो नहीं है, स्टेरॉइड का क्रोनिक यूज तो नहीं है ना, एक्सेसिव डायनेमिक एयरवे कोलैप्स तो नहीं है, या न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन लगाया गया, क्योंकि ये सब अपने एनास्टोमोसिस हीलिंग को इम्पैक्ट करते हैं, है ना, तो प्रोग्नोस्टिकेट में हेल्प करेंगे। ड्यूरिंग सर्जरी वेंटिलेट कैसे करेंगे? क्रॉस फील्ड वेंटिलेशन ऑफ द रिमेनिंग ब्रोंकस एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल भी यूज कर सकते हैं अगर एक्सटेंसिव रिसेक्शन है तो ये अपना अभी तक का हो गया। अभी टेक्निक क्या है? तो टेक्निक्स ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल रिसेक्शन में अपन ने देख लिया मेन तो अब इसका सर्जिकल ये बता रहा है कि पहले इरिवर्सिबल स्टेप कोई नहीं लेना जब तक अपने को पता नहीं चल जाए कि रिसेक्टेबल है ट्यूमर। पहले सब कुछ मोबिलाइज करके रखना है, फिर देख लेना है कि मार्जिन अचीवेबल है क्या, इंट्रा ब्रोंकोस्कोपी करके देख लेना है ना। जब अपने को हर तरह से श्योरिटी हो गई कि नहीं वी कैन गेट R0, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, उसमें भी अपने को लिम्फ नोड पहले कर लेने। लिम्फ नोड डिसेक्शन क्यों कर लेना है पहले कि अगर एनास्टोमोस करके लिम्फ नोड करेंगे तो ट्रैक्शन में इधर उधर एनास्टोमोसिस पे टेंशन पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करना है तो पहले ही कर लो। ठीक है, तो इंट्रा अपने को पहले रिसेक्टिबिलिटी कंफर्म करनी है, रिसेक्टेबल है उसके बाद लिम्फ नोड करने,
उसके बाद हम अगर टेंशन पड़ रही है तो वी कैन डू दिस सेमी सर्कुलर पेरिकार्डियोटमी एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ हाइलम अलाउज इजी क्रिएशन ऑफ टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स करके लिख सकते हैं अपन। फिर बाकी वही सेम चीज है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोकोटरी को अवॉइड करना है और एक्सटेंसिव स्केलेटनाइज नहीं करना है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि वेस्कुलरिटी एम्पर हो जाता है, तो वो सब ध्यान देना है। कोशिश करना है ओपन सर्जरी है तो नाइफ से कट लेना है ब्रोंकस का, कोटरी से नहीं लेना है। अगर मिनिमम इन्वेजिव कर रहे हैं तो एक स्टेप एंट्री लेके सीजर से करना है। इट शुड बी इवन, कोई रफ एज हो, प्रोजेक्टिंग कार्टिलेज हो तो उसको ट्रिम कर देना है। ये सब इंट्राऑप में लिख सकते हैं अपन, है ना, याद भी रह जाएगा अपने को, आराम से लिख देंगे। फिर एनास्टोमोसिस इज परफॉर्म्ड एज टू एज, मतलब एंड टू एंड करते हैं इसमें, ठीक है, एंड टू साइड का अगर जरूरत है तो कैराइना वाले में करेंगे, अदरवाइज एंड टू एंड। ठीक है, तो सूचर कौन सा लेना है, तो इन्होंने अपना बताया कि हम तो इंटरप्टेड 40 पीडीएस एथिकॉन जो भी अवेलेबल है वो लेते हैं। ठीक है, अदर सूचर्स भी ले सकते हैं, वो सर्जन प्रेफरेंस पे, पर जनरली ये यूज कर रहे हैं पीडीएस इंटरप्टेड 40 फॉर कंप्लीट ब्रोंकियल एनास्टोमोसिस। फिर वही कंप्लीट थिकनेस लेना है। टाइप्स में ये बोल रहे हैं कि हम तो करते हैं इंटरप्टेड, एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, ठीक है, कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं। कुछ लोग मेम्ब्रेनस को कंटिन्यू करते हैं, आगे वाला कार्टिलेज वाला इंटरप्टेड करते हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स है, वो सारा अपन लिख सकते हैं। एनास्टोमोसिस पोस्टीरियर से शुरू करना है, पहले डोर्सल लेंगे तो उसके 2 नोट अंदर रहेंगे, बाकी सारे नोट बाहर लेने, सारे नोट एक साथ बांधने लास्ट में, पहले अनटाई रखेंगे। ये वही सेम चीजें हैं जो अपन रूटीनली और जगह भी देखते हैं, तो ये सब लिख सकते हैं अपन, आराम से पन्ने भर जाएंगे। ठीक है, अगर डिस्क्रिपेंसी हो, मतलब जैसा ट्रेकिया और वो देखा ना अपने, डिस्क्रिपेंसी हो रखी है, एक ल्यूमन बड़ा है काफी, एक छोटा है, तो इसमें चिटलिंग वाला फंडा तो लगेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे, टेलीस्कोपिंग कर देंगे। जैसे लेफ्ट मैन ब्रोंकस में उन्होंने इंटरमीडिएट वाला कैराइना रिसेक्शन करके लगा दिया था ना, जो अपन ने डायग्राम देखा था। जैसे इसका ल्यूमन का डिफरेंस था, इसका ल्यूमन बड़ा छोटा, तो इसको यहाँ जोड़ने की जगह इसमें यहाँ जोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये इस तरह के सेटलमेंट करने हैं, इसको बोल देंगे टेलीस्कोपिंग। देन ब्रोंकियल स्टंप एडेप्शन, दूसरा तरीका है कि सूचर मार के मेम्ब्रेनस वाले को थोड़ा ऐसा स्ट्रिंग लेके आगे से नैरो कर देंगे, पार्स मेम्ब्रेनेशिया, पोस्टीरियर जो मेम्ब्रेनस पार्ट रहता है उसको। तीसरा है कि अपन शॉर्ट वाले को ओब्लिक काटेंगे तो उसका बड़ा हो जाएगा डायमीटर। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स इनका है। फिर प्रोटेक्शन में इनका बोलना है कि अपन कुछ भी पेडिकल्ड फ्लैप लगा सकते हैं, क्योंकि डायसेंस का रिस्क है 5 to 9%। क्या क्या लगा सकते हैं, इंटरकोस्टल पेडिकल फ्लैप, पेरिकार्डियल पेडिकल फ्लैप, प्लूरल फ्लैप, पेरिकार्डियल फैट पैड, मतलब जो भी अपने को आसपास मिल जा रहा है, इंटरकोस्टल, पेरिकार्डियल, प्लूरल, मोमेंटल, थाइमिक, ये सब लगा सकते हैं। और कुछ लोग नहीं भी लगाते, तो दोनों ही चलता है। ठीक है, ये हो गया अपना ब्रोंकस तक का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड में तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में 1 लोब प्लस ब्रोंकस, एक्सटेंडेड में मोर देन 1 लोब प्लस ब्रोंकस। अगर आर्टरी और ब्रोंकस प्लस एयरवे दोनों कर रहे हैं तो डबल, और सिर्फ ब्रोंकस कर रहे हैं तो ब्रोंकियल स्लीव रिसेक्शन। ठीक है, फिर ओकाडा ने टाइप दिए 4, ओकाडा ने टाइप दे दिए। मिडल लोब दोनों तरफ है नहीं, तो इन्होंने अपर लोब लोअर लोब को सेंटर में रख के बना दिए। फर्स्ट आ गया अपर लोब, अपर लोब में अगर राइट साइड मिडल भी निकाल दें टाइप ए हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब निकाल दें तो टाइप बी हो गया। अभी लोअर लोब प्लस ये स्विच करना पड़ेगा फिर, है ना, लेफ्ट राइट, पहले राइट लेफ्ट पढ़ रहे थे, अभी लेफ्ट राइट। लोअर लोब एंड लिंगुलर सेगमेंट अगर निकालेंगे टाइप सी, एंड लोअर लोब विद मिडल लोब अगर निकालेंगे टाइप डी, ओकाडा। ठीक है, ये टाइप हो गए। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट्स का अपना एक टाइप दे दिया, याद रहे तो लिख सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं। फिर वोग ने क्या बताया कि ब्रोंकस आर्टरी के साथ वेन भी निकाल दो और बाहर निकाल लो लंग पूरा, फिर काट छाट करके लगा दो जो लगाना है। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा आइसोलेटेड ब्रोंकियल स्लीव रिसेक्शन भी कर सकते हैं, सेंट्रल ट्यूमर है तो आइसोलेटेड ब्रोंकियल रिसेक्शन। तो काफी तरह के स्लीव रिसेक्शन पढ़ लिए अपन ने, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, आइसोलेटेड ब्रोंकियल
चौथा पढ़ेंगे स्लीव न्यूमोनेक्टमी, है ना। तो काफी तरह के हो गए। स्लीव न्यूमोनेक्टमी आएगा अपना कैराइना वाले में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैराइना का था, उसमें अपन ये सब टाइप एन्यूमरेट मतलब ये सब लिख के और बाकी सारा इंट्रा प्रोसीजर वही सेम लिख देंगे, ठीक है। इंडिकेशंस अपने को पता है, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट पता है अपने को, टेक्निक्स क्या रहेगी अपन ने बात कर ली, है ना। क्या क्या टिप्स ध्यान दे सकते हैं, टेलीस्कोपिंग, स्टंप अडेप्टेशन और ओब्लिक रिसेक्शन। देन प्रोटेक्शन के लिए ये सब यूज कर सकते हैं। ये हो गया ब्रोंकस तक का। फिर आता आर्टरी का। तो आर्टरी में इनका कहना है कि पल्मोनरी आर्टरी का भी अपन कर सकते हैं। सीधा अपन ये देख लेंगे, आर्टरी में अगर लेस देन 30% है ना सरकमफ्रेंस का इन्वॉल्वमेंट, अगर पल्मोनरी आर्टरी लेस देन 30% सरकमफ्रेंस इन्वॉल्व है तो हम टेंजेंशियल रिसेक्शन कर देंगे। जैसे ये आर्टरी है, लेस देन 30% जा रहा है तो टेंजेंशियल, जितना जा रहा है उतना हटा देंगे, ठीक है। प्राइमरी आ पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो पैच लगा देंगे। मोस्टली प्राइमरी आ जाएगा 30 में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, टेंजेंशियल रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन भी दो तरह से हो सकता है, या तो लॉन्गिट्यूडनल सुचर या ट्रांसवर्स सुचर। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट सुचर, शॉर्ट डिस्टेंस हो अगर, और लॉन्ग डिस्टेंस है तो फिर ट्रांसवर्स, ठीक है। ये हो गया 30%। 30 to 50 अगर है तो फिर अपने को पैच देना पड़ेगा, टेंजेंशियल कर दो प्लस पैच, ठीक है। टेंजेंशियल एंड पैच। तो पैच क्या होगा, पैच ये होंगे, ऑटोलोगस मटेरियल हो सकता है, पल्मोनरी वेन ले लो, अजाइगस वेन ले लो, पेरिकार्डियम ले लो। हेट्रोलोगस में पोर्सिन या बोवाइन या क्रायोप्रिजर्व्ड एलोग्राफ ले लो, या फिर सिंथेटिक मटेरियल, है ना। तीसरा आ गया, मोर देन 50% है बट शॉर्ट सेगमेंट है। शॉर्ट सेगमेंट मतलब लेस देन 2.5 सेंटीमीटर्स। इसमें क्या करेंगे, सरकमफेरेंशियल हटा दो पूरा और एंड टू एंड जोड़ दो, ये हटा दो, ठीक है, और एंड टू एंड जोड़ दो, ठीक है। चौथा टाइप है कि मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो अगर, तो वही सरकमफेरेंशियल स्लीव करेंगे, बीच में कंडूट लगा देंगे। कंडूट के लिए मटेरियल क्या रहेगा, सेम वही, ऑटोलोगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोलोगस और सिंथेटिक, ठीक है। ये आर्टरी का हो गया। एक इन्होंने बोला है कुछ बोटाली लिगामेंट, ये मैंने देखा था, बोटेलो लिगामेंट करके आ रहा था, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। तो बेसिकली इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी को पहले मोबिलाइज करेंगे, तो जितना मैक्सिमम मोबिलाइजेशन के लिए ये इस लिगामेंट को भी कट करते हैं, बोटेलो लिगामेंट। उससे एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाता है, टेंशन नहीं रहता सुचर पे, ठीक है। सुचर कौन यूज करेंगे, 50 प्रोलिन रनिंग सुचर, ठीक है। बाकी ये सब वही है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो वो अपना जो जनरल पोस्ट ऑप केयर लंग में देते हैं वही सारा इसमें भी लिख देना है। एक एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो डैमेज हो जाता है और लिम्फेटिक वेसल डैमेज हो जाने के कारण हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड इम्पेयर्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस रहता है ऐसे पेशेंट्स में। तो अपने को वो क्लियर करना है, क्योंकि उसको क्लियर नहीं करेंगे पेशेंट कफ करेगा, एनास्टोमोसिस डेहिसेंस का रिस्क रहेगा। तो बिफोर एक्सट्यूबेशन वी हैव टू डू ए ब्रोंकोस्कोपी और क्लियर करना है उसको। ऑन टेबल एक्सट्यूबेशन इनमें रहता है, ठीक है ना, ऑन टेबल एक्सट्यूबेट करना है, बट बिफोर एक्सट्यूबेटिंग ब्रोंकोस्कोपी करके क्लियर करना है। ड्यूरिंग अपने पोस्ट ऑफ केयर भी देखते रहना है बीच में परसिस्टेंट कफ हो तो कि म्यूकस तो नहीं है। ये हो गया, आउटकम्स बढ़िया है, ठीक है ना, आउटकम्स आर गुड, ऑन्कोलॉजिकल भी अच्छे हैं, फंक्शनल भी अच्छे हैं, लोकल मोर्टेलिटी वाइज भी अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए इनका बोलना है लास्ट में कि स्लीव रिसेक्शन इज नॉट अल्टरनेटिव, इट इज स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ऐसा नहीं है कि न्यूमोनेक्टमी इज इक्वल टू स्लीव, अगर एक्सपर्टीज है स्लीव ही करना है, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है, स्लीव रिसेक्शन। ओके, इतना ही है, थैंक यू। कब का पेपर है भाई ये, कब का पेपर है ये, स्टैंडर्ड ऑफ केयर बोल रहा है हाँ? कब का है तो देखना पड़ेगा। सवाल क्या आ सकता है इसके ऊपर, स्लीव रिसेक्शन itself is a question। स्लीव रिसेक्शन ये 20 का है, 2020। तब तो नहीं है स्टैंडर्ड भाई। वो तुम्हारे यहाँ नहीं है रे, जापान, ये जापान ने किया ना, नाम तो सारे ऐसे ही थे। ये किया है भैया, बोलू कोई ग्रीस, जर्मनी, जर्मन। चलो ठीक है।
जब तक एनसीसीएन नहीं बोलती तब तक हमारे लिए भी नहीं है। चलो बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू।